दुनिया बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मरहूम अमजद साबरी साहब की जो शहादत हुई, उस वक्त उन्होंने मरने से एक दिन पहले उनके ये अल्फाज हम सब के जहनों में आज तक एक तरह से समझें कि महव हो गए हैं, कि हमारे दिलों में बस गए हैं ये, कि मैं कब नाथवा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का, और आज माशाल्लाह से इस मुबारक महीने की 16 तारीख भी है, 16 रमज़ानुल मुबारक भी है, और इसके साथ साथ तीसरा जुमा है माह सयाम का, जो कि आज हम गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए। और आगाज़ हम करेंगे कामरान कुरान की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनके बारे में ये ना कहो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें खबर नहीं। आज सानिया अग्यारी सेक्टर को भी 11 साल हो गए हैं। साथ ही आज दूसरे अहम वाक़या अमजद साबरी की शहादत भी है। बिल्कुल, 16 रमज़ान को ही उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। कौम का दिल उस दिन भी अफसरदा था और आज भी वही कैफियत है। दुश्मन रूप बदल कर कई हमले कर ले, मगर हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूलने वाले हैं। और बोल न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से सानिया अग्यारी सेक्टर के जो शहदा हैं उनको बहुत बहुत सलाम। और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। मुल्क को एक साल बाद फिर बहरानी कैफियत का सामना। अप्रैल 2022 में पीटीआई हुकूमत जा रही थी, अप्रैल 2023 में पीडीएम हुकूमत डगमगा रही है। तारीख खुद को दोहरा रही है या नई तारीख लिखी जा रही है? इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल कराने में नाकाम, मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम है। दाल, गोश्त, सब्जी और फलों के बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए और 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। इस पर भी बात करेंगे।
कराटे में खुद को मनवाया, साउथ एशियन गेम्स में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। शाहिदा अब्बासी की हुकूमती सतह पर भी पजीराई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से नवाजे जाने वाली एथलीट आज दुनिया बोल है की मेहमान होंगी। और माह सयाम हमसे क्या मुतालबा करता है, क्या हमने इस महीने का हक अदा कर दिया? स्पेशल सेगमेंट आलम के बोल में दावत इस्लामी की मरकजी शूरा के अहम रहनुमा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी से आज खुसूसी तौर पर बात होगी। तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन आगाज करेंगे जो सियासी कश्मकश जारी है पिछले एक साल से, उसका जो आगाज है वो आज ही के दिन से हुआ था। और आज के दिन का, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक शेर से भी करना चाहूंगा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात का ये शेर इन दिनों बहुत याद आ रहा है, क्योंकि गुज़श्ता साल यही दिन था जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। नून लीग जो थी महंगाई मुकाओ तहरीक चला रही थी, फिर खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान सब ने मिलकर कौम को नए शानदार बेहतरीन माशी तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की नवीद सुनाई थी। लेकिन ना पूछिए, आज एक साल बाद पाकिस्तान माशी तबाही की बदतरीन मिसाल बन चुका है। जी नाजरीन, 22 करोड़ पाकिस्तानी दुहाइयाँ दे रहे हैं। आप भी जानते हैं, बाहर निकलते हैं किस तरह लोग परेशानी जाहिर करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वज़ीर आज़म का एजाज़ पा चुके हैं। इंस्ट्रक्शन सारी लंदन से लेते हैं। वो भाई जो मुल्क में मौजूद नहीं, यहाँ की आवाम का दर्द ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि फैसला क्या करना है, मगर इक़्तिदार में हैं और उसे तूल देने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसी सूरत हाल में कौम इर्तिजा निशात का शेर याद ना करे तो क्या करे, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं। उसामा, एक साल हो गया है रिजीम चेंज ऑपरेशन को, और मुल्क की हालत क्या थी और क्या हो गई है, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए। ये आंखें खोल देने वाले हकाइक हैं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। बल्कि सवाल कुछ यूं कर लेते हैं कि हासिल क्या हुआ इस सारी प्रैक्टिस से? किसी को भी मुझे लगता है कुछ नहीं मिल सका, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो कौम का हुआ, मुल्क का हुआ है। और असल में जिस सोच के साथ ये आए थे कि हम अपने केसेस खत्म करवा लेंगे, और उन्होंने खत्म करवा लिए, अब वही सोच, वही खौफ इनको लिए बैठा है। इनको भी इस चीज का अंदाजा है कि मामला इनसे नहीं चल रहे और इनकी सियासत तबाह हो गई है, इसी वजह से इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। अब बात यहाँ तक रुकी हुई है कि किसी तरह से कोई गारंटी मिल जाए कि हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं चलाए जाएंगे। अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, तो उसके बाद हमारे बंद केसेस नहीं खोले जाएंगे। कम अज कम जिस वजह से वो जो कहते हैं ना हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, वो इन केसेस के लिए की थी, रियासत के लिए नहीं थी। रियासत को तो आपने कुर्बानी का बकरा बना लिया है। इतना नुकसान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। 12 महीने जिस तरह गुजरे हैं, आप ये देखें कि कभी पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं थे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिस तरह आई है कि 4% पाकिस्तान की ग्रोथ रहेगी, 6% से इसको 4% पर लाना एक साल के अंदर अंदर, यकीन करें इसके लिए बहुत ज्यादा, ये कोई नहली से काम नहीं चलता। उसामा मुझे एक बात बताइए, मेहनत करनी पड़ेगी। उसामा, अब फिर से मुल्क में इलेक्शन की हवा चल पड़ी है, जाहिर है बड़ी अदालत का बड़ा फैसला भी आ चुका है। अगर हम इन जमातों को, मतलब इनके ओहदेदारों को अपने साथ बिठा लें, तो वो बात करेंगे जमहूरियत के लमरदार होने की, जमहूरियत की रूह को बहाल करने की, लूली लंगड़ी सही लेकिन जमहूरियत चलनी चाहिए। इस पूरे एक साल में जो टकराव हमने देखा है, जो हमले किए गए इदारों पर, आपने क्या इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ये सिचुएशन देखी है? कम से कम जमहूरियत में तो इसका तस्वुर भी नहीं हुआ। देखें कि इमरान खान साहब पर जितने भी इल्जाम लगते थे वो तो इन्होंने धो डाले। अगर बात होती थी कि जी सहाफी वहां पर उनके लिए मुश्किलात थी, तो यहाँ तो सहाफी जो है कत्ल हो गए, अरशद शरीफ शहीद, उसके अलावा आप देखिए कितने सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। वो काला कपड़ा डालना, जिस तरह गायब करना, लोग लापता करना, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को इस तरह से करना, और गद्दारी के जिस तरह के हमने सर्टिफिकेट देखे हैं इमरान खान के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ लगभग 150। लेकिन उसामा, ये चूरन अब नहीं बिकना, ये चूरन अब नहीं बिकना। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमने तारीख से कुछ सबक सीखा है? इससे पहले भी बहुत से मामलात थे जो कि इस नहज तक पहुंचते रहे, लेकिन हम फिर वही तारीख रिपीट करते नहीं जा रहे हैं।
और कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान तारीख से नहीं सीखता, और यही हुआ है इनके साथ। इन्होंने कहा तो ये था कि हम आएंगे तो मईशत हम बेहतर कर देंगे और इमरान खान की पार्टी टूट फूट जाएगी, इसको हम जेल में कर देंगे, इसको गिरफ्तार कर लेंगे और मामला इस तरह चलाकर उसके बाद हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। लेकिन जो भी ये सोच कर आए थे, सिवाय इसके कि वो जो अपने केसेस उन्होंने माफ करवाए, उसके अलावा कुछ भी ऐसे नहीं हुआ। और अब उसमें भी जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि मसला बना हुआ है कि जी अब हुकूमत तो जाती नजर आ रही है और उसके बाद क्या होगा। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सबको पता है। देखिए ना, 1.8 अरब रुपया, लगभग 2 अरब रुपया बन जाता है। वो अगर स्विमिंग पूल्स के लिए और बात के लिए दिया जा सकता है तो क्या 20 अरब रुपए 21 अरब रुपए आप इलेक्शंस के लिए नहीं दे सकते? तो ये अजीब सा एक मज़ाक़ा खेज। अच्छा सामा, एक बात बताइएगा, 2 चीज़ें मेरे जहन में है। नंबर 1 तो ये कि अगर बड़े मियाँ साहब सपोज आ भी जाते हैं, जो जमहूरियत की बातें और जिस तरह का बयानिया ये पहले करते रहे बयान और अवाम में मकबूल होने के लिए, आपको लगता है कि वो बयानिया अब चलेगा? और दूसरा, अगर अदालतों से बड़ा फैसला है, वैसे तो अदालतों का एहतराम करते हैं, किसी एक जमात की फतह का ऐलान नहीं कर दिया अदालत ने, फिर क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पार्लियामेंट का सहारा भी लिया जा रहा है? और कहीं सियासी शहीद बनने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अब आखिरी कार्ड तो यही है कि हमने जाना ही है तो इस तरह जाए, कुछ तो हमारे पास होगा। और जो सैरिश ने बात की पार्लियामेंट का सहारा है ना, ये अफसोसनाक बात है। इनको भी पता है। अभी आप देखिए ना कि जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे थे 372 का ऐवान है, उसमें से 42 लोगों के दस्तखत हैं। उन 42 लोगों में ना प्राइम मिनिस्टर है, ना वज़ीर दाखिला है, ना वज़ीर कानून है, ना अपोजिशन लीडर है, ना बिलावल भुट्टो है, कोई भी सरकर्दा रहनुमा नहीं है। वो बेचारे 60% जो रिजर्व सीट्स पे आए हुए हैं, उनको सिर्फ सामने किया गया है। इसका मकसद क्या है? इनको भी पता है कि क्या होगा। काबीना के इजलास का भी इनको पता है कि क्या होगा। तो इससे नहीं हो सकता है। कानूनी फैसले को, एक आईनी चीज को आप इस तरह से नहीं रद्द कर सकते, इस तरह से नहीं बदल सकते। अब ये चाहे आप कॉन्फ्रेंटेशन की सूरत हाल है और आम आदमी का बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। जो सूरत हाल है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत दिगरगू हैं, माशी सूरत हाल भी बहुत बुरी है और आम आदमी का भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, गरीब के लिए 2 वक्त की जो रोटी है उसका हुसूल भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। जनाब आगे बढ़ते हैं। कुछ फ़न कवाली में अपनी मुनफरिद अंदाज और आवाज़ पहचान बनाने वाले भाई अमजद साबरी को हमसे बिछड़े आज 7 साल मुकम्मल हो गए। आज भी उनके पढ़े हुए कलाम सामीन पर कैफियत तारी कर देते हैं। और ऐसी आवाज़ थी कि दिल चाहता था बस ये पढ़ते रहें और हम इन्हें सुनते रहें। और अफसोस कि ऐसे हीरे लोग जिनको सरेआम ऐसे कत्ल कर दिया गया और उसके बाद बच्चे उनके छोटे छोटे थे, उनको देखकर बहुत दुख हुआ। और आज भी कौम वही गम वही दुख महसूस कर रही है उनकी इस शहादत के दिन। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें तलहा साबरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तलहा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, जितना हमें हो रहा है मेरा ख्याल है से कहीं ज़्यादा आपको होगा। जाहिर है आपके साथ उनकी यादें बेशुमार होंगी। क्या महसूस कर रहे हैं इस दिन? तलहा साबरी साहब 7वीं बरसी के मौके पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुनफरिद अंदाज़ था उनका, और जो उनका सूफियाना अंदाज़ था जो पढ़ा अमर कर दिया कि मज़ा आ जाता था। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब ये वाक़या पेश आया, रमज़ान का महीना और ऐसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कि कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इस वक्त तलहा साबरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलहा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दिन जाहिर है हम जो दुख महसूस कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे। शहादत का दिन है, आपके भाई, मेरा नहीं ख्याल कोई नेमुल बदल हो सकता है जैसी उनकी शख्सियत या आवाज़ थी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपने खुद ने कहा, उनका नेमुल बदल तो हो ही नहीं सकता। और बस इस वक्त हम तो आपको बता ही नहीं सकते अपनी फीलिंग्स। हमारे जहन में तो वही फिल्म इस वक्त 7 साल पहले वाली वही चल रही है। और आज हमने कल रात को भी उनके लिए इस जगह पे उनको मेन शहीद किया गया था, वहाँ पे उनके लिए चरागा, महफिल नात, महफिल समा रखी हुई थी। और आज भी हमने घर पे उनके लिए एहतमाम किया हुआ है बरसी का। उनका उर्स अपने घर पे हम लोग मना रहे हैं। और बस हम तो अमजद भाई को हर वक्त, हर माइक्रो सेकंड मिस करते हैं। उनकी याद हर वक्त हमारे दिल में रहती है। तलहा साहब बस मैं रमज़ान के हवाले से ही जब हम तस्करा कर रहे हैं अमजद साबरी साहब का, तो और जो दूसरी बात यह है
कि उनको रमज़ान के महीने में ही शहीद किया गया। उनका रमज़ान बताइएगा, रमज़ान में उनका मामूल क्या होता था, कैसा गुजारते थे वो अपना रमज़ान? रमज़ान में उनका मामूल यही होता था, अक्सर बेशतर ज़्यादातर तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि कहीं कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी कहीं। तो बामुश्किल शहादत से पहले मेरा ख्याल है 1 या 2 रोज़े उन्होंने हमारे साथ घर पे गुजारे होंगे और उनके पास उनकी यही मसरूफियात रहती थी, हर वक्त मसरूफ रहते थे वो। ज़्यादातर फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाते थे रमज़ानों में, लेकिन ये है कि जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो फैमिली के साथ रहते थे। अच्छा तलहा साहब, कोई ऐसी एक याद जो कि आपको बहुत मतलब सताती है और आपको उनके बारे में ख्याल आता है, हमसे शेयर कीजिए। भाई उनके साथ दुनिया भर में जाना, उनके साथ शोज में जाना, और मेरे साथ तो बिल्कुल उनका बच्चे जैसा ताल्लुक था। तो हमारे तो हर वक्त साथ रहना, शोज में जाना और बैठ के बातचीत करना, हर चीज के बारे में मुझे बताना। हमारा ड्राइंग रूम है, वहाँ बैठ के मेरे साथ, हमारे पास एक बॉल हुआ करती है प्लास्टिक की बॉल से, वहाँ बैठ के मैं और अमजद भाई क्रिकेट खेला करते थे। और अमजद भाई हमेशा मुझे रमज़ानों में ये कहा करते थे, तनकीद किया करते थे, वो खुद भी पढ़ते थे क्योंकि हमारे वालिद साहब उनसे कहते थे और वो मुझसे कहते थे कि तलहा मियाँ आप मस्जिद में जाके नाज ज़रूर पढ़ा कीजिए सहरी में। तो मैं वहाँ जाके नाज शरीफ पढ़ता था। अच्छा तलहा साहब, जो रिश्ता था आपका अपने भाई के साथ वो तो आपने बताया, अमजद साबरी का जो बाकी अपने बहन भाइयों के साथ कैसा बर्ताव था, कैसा ताल्लुक था अपने बच्चों के साथ, वो भी अगर शेयर करना चाहें। बिल्कुल भाई, बच्चों के साथ भी बिल्कुल बहुत अच्छा, वो सबके साथ, वो खुद एक बहुत, आपको ये बात मालूम ही होगी, वो खुद एक जॉली किस्म के इंसान थे और बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, और सबसे बहुत प्यार मोहब्बत। यहाँ तक के मोहल्ले में भी किसी को एक ठीक ठाक आ जाए और वो मौजूद हो तो वो उनके लिए हाजिर। मेरी बिल्कुल तलहा भाई उनसे मुलाकात हुई है जब वो इदारे में थे, मेरे साथ एक इदारे में उन्होंने काम भी किया। खैर वो इस तरह की शख्सियत नहीं थी कि जिनसे किसी को नुकसान पहुंच सके, और बड़ी मिलनसार, बड़े खुश अखलाक, और बड़ा मुझे दुख है कि किसी ऐसे इंसान के साथ कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, और बोल टेलीविजन की पूरी टीम इस वक्त आपके इस गम में बराबर की शरीक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। नाजरीन, अब ब्रेक का कहा जा रहा है, तो दीवा साहिबा हम चाहेंगे कि कोई कलाम आप अमजद साबरी का ही हमें सुनाएं और फिर हम उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। अमजद भाई के हवाले से मुझे सब्ज़ गुम्बद वाले यही वाला कलाम मैंने सुनाया, बाकी मैं जी कुछ और सुना दें। चलें। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, कि गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हीरो पाकिस्तानी में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत एथलीट खातून से जिन्हें हालिया दिनों ऐवान सदर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। शाहिदा अब्बासी 2017 में पहली बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान फीमेल कराटे खिलाड़ी बनी और साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। खवातीन मैदान कोई भी हो, किसी से कम नहीं है जनाब, और इस वक्त शाहिदा में ज्वाइन भी कर चुकी हैं। शाहिदा अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आपका एक करियर रहा है, तो तमगा जो आपको मिला है, सदारती अवार्ड मिला है, शुरू से लेकर वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा था? किस किस ने आपके साथ ताउन किया? किसको आप क्रेडिट देंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको तो आप सब जानते हैं कि हर चीज़ इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ताकि वो अपनी एम तक पहुंच जाए। मेरे भी कुछ ऐसे ही सफ़र थे कि जो पहले से मैंने स्टार्ट की थी 2005 से गई थी कि भाई को एडमिशन दो, लेकिन उधर जाके मैंने 3-4 लड़कियों को देखकर मुझे खुद इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी कराटे ज्वाइन करूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीखूं, क्योंकि जिस माशरे में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आजकल की नीड हो गई है। ज़रूरत क्या, अभी तो हमारी सबकी नीड है लड़कियों की। हर लड़के और लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी डिफेंस के लिए कुछ सीखे। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं जाके उधर कराटे सीखूं और अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकूं किसी मजबूरी के दिन। तो मैं गई थी कि भाई को एडमिशन दूं, लेकिन उधर देखे मैंने लड़कियों को देखा तो मुझे खुद इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा चलो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन की तो बहुत से हमारे जो रिलेटिव्स है, मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने अब्बू से शिकायत लगाई कि हमारे यहाँ इतनी ऐसी रिवाज नहीं कि लड़की जाके कराटे करे, क्योंकि वो लोग यही कहते थे कि लड़की देखो कराटे देखो। तो इसी वजह से तो अब्बू ने भी उनको साफ इनकार कर दिया कि ये मेरी बच्ची है, मैं जानती हूँ इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जब वो सब चले गए तो अब्बू ने मुझे बिठाया और कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी वजह से मैंने स्टैंड लिया है, तो इस तरह ना हो कि अगले दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ सुनने को पड़े या तुम कुछ करो कि लोग मुझ पे थूके। तो कुछ ऐसा शाहिदा, आपके पीछे हम जो बहुत से मेडल्स भी देख रहे हैं, तो यकीनन आपने बहुत सी फाइट्स जो हैं वो खेली होंगी। ये बताइएगा सबसे मुश्किल मुकाबला आपका किस फाइटर से रहा? मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जो सबसे बेस्ट मोमेंट था, जो मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप था, वो नेपाल में था, क्योंकि वहाँ पे हम थे बहुत ही कम पाकिस्तानी, 6-5 थे, लेकिन जो नेपालियन थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो मेरा जो फाइनल राउंड था नेपाल ही के साथ था, क्योंकि हम जिस मुल्क में खेलने गए थे, साउथ एशियन गेम्स काठमांडू नेपाल में गए थे, ये 2019 की बात है। तो वहाँ पे मेरा जो फाइनल राउंड था वो नेपालियन के साथ था। तो आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में हम जाते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं उनको सपोर्ट करने। तो हमारे जो कुछ पाकिस्तानी के टीम थे, मैं कहूँ 4-5, बस वही उनकी शाउट उन्होंने मुझे एनर्जी दी। जो नेपाल की लड़की थी उसके तो बहुत से क्राउड थे और नेपाल नेपाल नेपाल, तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर हुआ था, लेकिन जब मैं मैदान में गई मैंने सब कुछ दिमाग से हटाया और मैंने बस ये सोचा कि मुझे जीतना है। तो मैं यही सोच, मैंने ग्राउंड में गई तो मैंने इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग, पता नहीं मुझ में कैसे एनर्जी आया था। मैं इतनी जज्बाती हुई थी कि मैंने पता नहीं क्या किया और सारे जो मेरे पॉइंट्स थे उससे बहुत दुगना ज्यादा था। नेपाल लोग बिल्कुल हैरान हो गए और मैं जीत गई, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग काटा मारा था और मैंने परफॉर्म किया था कि सब जजेस हैरान हो गए थे, सब लोग हैरान हो गए थे। तो इस तरह मैंने फाइनल राउंड भी जीता और मैं बहुत रोई, इतना रोई कि सब, जब मैं बाहर निकली तो वो लोग कह रहे थे कि इंसान ज़ाहिर है इमोशनली फील करता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, हुकूमत की जानिब से आपके साथ कितना ताउन किया गया? सच बताऊँ तो कुछ सालों तक जो हम क्योंकि हम कोयटा बलूचिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कबायली इलाका है,
तो हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन अभी इन 4 सालों में हमें बहुत ही सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स के अब्दुल खालिक हज़ारा सर से, और हमारी जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान, ये तो हमें बहुत सपोर्ट करती है। अगर मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करूँ तो इस बार जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि शायद पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अभी तक भी मैं कहती हूँ, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जितना क्रिकेट को ये लोग सपोर्ट करते हैं, अगर उतना दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करे तो स्पोर्ट्स बहुत ही आगे जाएंगे। अगर इस तरह मैं आगे आई हूँ स्पोर्ट्स में, इतना खेली हूँ, इतना परफॉर्म किया है मैंने, पाकिस्तान का नाम हमेशा ऊंचा किया है, पाकिस्तान का एंथम मैंने बजाया है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, स्ट्रेंजर ममालिक में, तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे ताकि वो भी इंटरनेशनली सबसे आगे आ जाए। ठीक, अच्छा शाहिदा, आगे के प्लान्स के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं या इंटरनेशनल मुकाबले होने वाले हैं जिनमें आप हिस्सा ले रही हैं, उस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। अभी तो हमारे जो गेम है, अभी एशियन गेम्स आ रही है, अभी एक कराटे चैम्पियनशिप है जो जॉर्जिया में हो रही है, एक ओपन कराटे चैम्पियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। तो हमारे जो थोड़े से मसाइल है, एक तो हम अकेले नहीं जाके खेल सकते, हमें पहले तो वीज़ा प्रोसेस का बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहरहाल जो पाकिस्तानी के जो ग्रीन पासपोर्ट है थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक बार हमारी जो फेडरेशन हमें स्पेन भिजवाना चाहती थी, लेकिन स्पेन वालों ने हमारी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्यों इस तरह के मसाइल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें कोशिश होती है कि हम जाके इसी तरह हर गेम में खेलें, और दुआ करती है ओलंपिक गेम्स में हमारा नाम आ जाए। मेरी तो बड़ी ख्वाब है ओलंपिक खेलने का, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मेरा भी नाम ओलंपिक्स में आ जाए। चले जी, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, ऐसे ही आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। बासी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया, और मैं तो हुकूमत से भी अपील करूंगी कि ऐसे टैलेंट को आप इस तरह मायूस ना करें, इनको सपोर्ट करें, इनको आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। आप इनको स्पॉन्सर्स देंगे या इनकी माली मदद करेंगे तो ये आगे बाहर जाकर वैसे भी ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको इस हवाले से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। अभी हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी, कामरान एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। शाकिरा फरहान, बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी नाज़रीन, वेलकम टू बोल के जायके। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब, और मेरे साथ आज जनाब बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद है जिनका नाम है शाकिरा फरहान। और शाकिरा, वेलकम टू आवर शो। और मैंने आपकी तारीफ़ सुनी, आप खाने बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो आपको बुलाना बहुत लाजमी हो गया था, तो इसलिए आज हमने आपको दावत दी, और इंशाल्लाह आज आगे भी आप बहुत सारी रेसिपीज़ हमें बनाना सिखाएंगी। तो जल्दी से मुझे पहले ये बता दें, आज आप बना क्या रहे हैं? आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की, और दोनों डिशेस हम बनाएंगे डालडा से, और उसी के साथ हम जो है बनाएंगे इनके साथ कनौर, जो है जो सब जानते हैं बहुत मज़ेदार किस्म की इनसे चीज़ें बनती हैं। कनौर क्यूब से हम बनाएंगे यहाँ पे कैसे डिलास बनाएंगे, और जो है डिलास इटालियन डिश है ये नाज़रीन। मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि कुछ नाम बहुत यूनिक सा है, तो मुझे बता दें कि ये कौन सी डिश है, चाइनीज़ है, कोरियन है, इटालियन है, तो पता चला कि इटालियन है। कैसे डिलास है, और उसी के साथ हम बनाएंगे डालडा के जो हम ऑयल से हम ये रेसिपी बनाएंगे। हम ये बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच है, स्ट्रिप्स चिकन सैंडविच है जो कि स्ट्रिप्स के साथ बनाए हैं। चिकन स्ट्रिप सैंडविच है ये जनाब। तो चले भी शाकिरा जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको, पहले हाथ वॉश कर लेते हैं।
तो शाकिरा इस वक्त अपने हाथ धोएंगी लाइफ बॉय के लिक्विड हैंड वॉश से, जो कि 99.9% जर्म्स को किल करता है। आजकल कोरोना फिर से सर उठा रहा है, ऐसे में बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और किचन में स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं तो चिकना लग जाता है, मसाले लग जाते हैं, तो मुझे तो बहुत आदत है बार बार हाथ धोने की। तो लाइफ बॉय का लिक्विड हैंड वॉश अगर पड़ा हो तो जनाब आप 99.9% जर्म्स को किल करें और अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा घर का बना हुआ खाना उनको बना के दे सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा हम रेसिपी की तरफ बता दीजिए। हम जो पहले बनाएंगे वो है चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए चिकन स्ट्रिप्स फॉर्म में कटी हुई, ठीक है, वो हम ले लेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम ले रहे हैं, 6 हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्रेड पीस, और उसी के साथ हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। 2 अदद अंडे हमने यहाँ पे फेंट लिए हैं, उसमें कुटी हुई काली मिर्चें आप डालना चाहें या पीसी भी डालना चाहें, दोनों, इट्स अप टू यू। आप वो लेंगे। हस्बे जायका यहाँ पर हम ले रहे हैं नमक, वो उसको हमने मिक्स करके रख लिया है। आपने चिकन को किस तरह से मैरिनेट करना है, यहाँ पे मेरे पास चिकन है, ये 200 ग्राम है, इसको हमने एक पैन में डाल लेना है और उसी के अंदर हम फिर सारी मैरिनेशन अपनी कर देंगे। सही जनाब। और आपको पता है जनाब चिकन आजकल काफ़ी महंगी हो गई है, और कनौर का चिकन क्यूब अगर हो तो आपका काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि असली मज़ा चिकन का क्यूब भी देता है और इतना सस्ता है, सिर्फ 70 रुपये में क्यूब मिलता है, जिससे आपको चिकन का असली मज़ा मिल सकता है। और आप किसी भी अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, भले चिकन की पुलाव हो, भले चना पुलाव हो, भले वेजिटेबल पुलाव हो, आपने क्यूब डाला और चिकन का असली मज़ा आपको कनौर के क्यूब से मिल गया। तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, आपको मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या डाला इसमें? अब मैंने यहाँ पे चिकन है, कुटी हुई लाल मिर्च में ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, और इसी के साथ हमने जो है चॉप की भी हमने अनियन डाल दिया। अब हम जा रहे हैं असल जो इसका इंग्रेडिएंट है जिससे जायका आएगा, जो इसको इन्हेंस करेगा, वो है डालडा। बिल्कुल डालडा, जहाँ बगैर वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। एग्जैक्टली, और इसके बगैर बिल्कुल जायका नहीं आएगा। आप इसको बस डाल दीजिए, आ जाएगा ये। बिल्कुल 80 सालों से भी ज़ायद ये जनाब माओं का इस पर बेहद भरोसा है, जो इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। इसके अलावा डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे खानों का मेन इंग्रेडिएंट है, जुज़्व है, इसके बगैर खाना जनाब बनता ही नहीं है। तो अभी आपने ये कुकिंग ऑयल में कुकिंग ऑयल है, चिकन डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें हमने यहाँ पर ली हैं 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, और हमने जो ब्लैक पेपर लिया है वो भी 1/4 टीस्पून लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट है। बस इन 3 चीज़ों के साथ हम इसको मैरिनेट करें। अब इसमें हम चमचा चलाएंगे और फिर इसको जो है हम मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो है हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसी के साथ हम इसके अंदर जो है ये टमाटर है मेरे पास चॉप किए हुए, वो हम ऐड कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसको जो है केचप डाल के अच्छे से इसको वो करके फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बनेंगी। सही। और अभी ये जो हमारे कुकवेयर्स हैं जनाब, ये आपको जो फ्राइंग पैन नज़र आ रहा है, ये कढ़ाई नज़र आ रही है, ये शेफ़ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स हैं, एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं, और ज़बरदस्त क्वालिटी है, खाना ना जलता है ना चिपकता है। सीक्रेट है ये जनाब फास्ट कुकिंग का, कि आपको खाना अगर जल्दी बनाना है तो आप इन कुकवेयर्स को इस्तेमाल करें, खाना जलेगा नहीं और चिपकेगा नहीं, जल्दी से बन जाएगा। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ भी हम आएंगे जल्दी से खैरिश जी, क्योंकि वो भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्योंकि पोटैटो जो है मैश किए हुए वो हम सैंडविच के लिए यूज़ करेंगे। सही, और मैं आपको बताऊंगी आप ये जो हमारा स्टोव है, इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं जनाब, पोटाइल को पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं, और इनकी मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुल्क के बड़े शहरों में बड़ी डीलर्स मौजूद हैं, जिनसे आप इजीली पोटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। घर बना रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं, तो किचन में पोटाइल का स्टोव, अवन, माइक्रोवेव आप लगवाएं, आपका ट्रस्ट बनेगा। बड़ी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं, बहुत मजबूत ये स्टोव है। आपको पता है हर घर में बड़ा अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि हाँ अच्छा कोई ब्रांड हो और अच्छा जो प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हम स्टोव जो नॉर्मल ऐसे ही जो ले लेते हैं ना, बस जनाब उसमें गैस कुछ टाइम के लिए कम आने लगती है, फिर यहाँ पे वो लीक होना शुरू हो जाती है, बहुत इशूज़ आ जाते हैं, काफ़ी सारा जल जाता है स्टोव। ये भी बड़ा मैंने देखा है, चाय एक दफ़ा उबली बस वो निशान नहीं गया फिर। चलें जी, ये हमारे बिल्कुल तैयारी की तरफ है। ये सैंडविच का बैटर मेरा यहाँ पर तैयार ऑलमोस्ट हो रहा है, क्योंकि इतना ये टाइम नहीं लेगा, 5 से 10 मिनट आपको चाहिए सिर्फ इसके चिकन की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे
चीज़ें भी उसी हिसाब से हैं जो मैंने यहाँ पे तैयार करनी है। तो इस हार्डली अप टू 5 मिनट्स ले रहा है और ये जल्दी से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको झटपट रेसिपी भी बनानी है घर में इफ्तार के लिए तो ये आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने कुकिंग ऑयल में चिकन स्ट्रिप्स डाले हैं, प्याज डाली है, टमाटर है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, ब्लैक पेपर यूज़ किया है, सॉल्ट टू टेस्ट है। ओके, मैं भूल गई थी सॉल्ट डालना। चल, ये बच्चों के लिए तो बेस्ट चीज़ें हैं, वो स्कूल ले जाने के लिए अगर सैंडविच, और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। असल में बड़े तो जो मिले खा लेते हैं, बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। वो माएँ जो कि परेशान रहती हैं क्या खिलाऊँ अब, उनके लिए ये रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इनको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, जी जनाब, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, इसके मैंने स्लाइस ले लेना है। इसको हम जो बेलन होता है हमारे पास उससे मैं रोल करूँगी और इस पे जो है मैं चिकन को रखूँगी पहले, उसके बाद मैं दूसरा इसके ऊपर ब्रेड का पीस रख दूँगी और उसी के बाद मैं इसको दोबारा से रोल करूँगी, मतलब बेलन से जो इसको बेलूँगी। थोड़ा सा ये फ्लैटन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स काटूँगी और उसको मैं डिप करूँगी। पहले मैंने कोट कर लेना है पोटैटो से, उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में और अंडे में डिप करके इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। मज़ेदार से झटपट वाले ये तैयार हो जाएंगे आपके। फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी आ रहे हैं। बेलन, अच्छा बेलन जनाब, मैं बिल्कुल अभी आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ पड़ा हुआ है बेलन। ये मायोनीज़ है, ये जनाब बेलन लीजिए आप। ये ख़वातीन सुनते हैं अक्सर मर्दों की पिटाई के लिए भी यूज़ करते हैं, काफ़ी दूर रखा हुआ है, पहुँच से बाहर रखा हुआ है, इसलिए सब ने डर के मारे वहीं रख दिया। अच्छा, ये यहाँ पे आपको पता ना होता है कि मर्द जरा ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कहा ख़वातीन आज किचन में है तो बेहतर है ज़रा साइड पे रखते हैं। अच्छा, आपने इसको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा के चिकन को लगा दूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से ज़्यादा मायोनीज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा दीजिए। सही, ये है, ये मेरे पास चिकन है जी, इसको हम डालेंगे। ये मैंने बेलन वाली बात तज़राहे तफन्नुन और लाइटर मोड कही है। रमीज़ परेशान हो गए, पीछे खड़े हैं, उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए कुछ बात हो रही है। नहीं, किसी को कोई कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये आपने जनाब ये चिकन भी इस पे लगा दिया। अच्छा, चीज़ आ गया। हाँ, ये चीज़ स्लाइस है। आप वैसे भी ग्रेटेड जो चेडर चीज़ आती है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मुझे तो लग रहा है बहुत मज़े के सैंडविच हैं ये दो आपके पे। चलिए, अच्छा ये चीज़ तो वैसा एक इंग्रेडिएंट हो गया है कि मुझे लगता है कि ये अब हर घर में ज़रूरत बन गई है। बच्चों को मज़ा नहीं आता पिज़्ज़ा घर में, अगर आपने पिज़्ज़ा बाइट्स रेडी करने हैं, किसी भी तरह का पास्ता रेडी करना है, या फिर आप किसी भी तरह के अब तो समोसे में बना रहे हैं, समोसों में भी हर चीज़ में नगेट्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पर जो है इसको काट दूँगी, इसको हम कट कर लेंगे। चले जी, ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और हमें थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी एक और रेसिपी भी है। ये मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। सही, अच्छा कुकिंग ऑयल रखूँ इसको? अच्छा जी, मैं इसको कुकिंग ऑयल को डालूँ? हाँ, कुकिंग ऑयल को डाल दीजिए। करवाती हूँ ना, यहाँ पे हम डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अभी रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर आएगा तो शाकिर आप बता दीजिएगा कि आपने इसमें अब तक क्या क्या डाला है, ताकि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको आसानी हो जाए। बता दीजिए। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आ गया है। हमने इसमें चेडर चीज़ यूज़ किया है, ब्रेड स्लाइस हमने 6 अदद लिए थे और यहाँ पे अंडे 2 अदद लिए थे। उसी के अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ब्लैक पेपर, सॉल्ट इसका इस्तेमाल किया है। चिकन को हमने स्ट्रिप्स में काट लिया था और उसके बाद हमने इसको ऑयल के साथ, डालडा ऑयल के साथ जो है सौते कर लिया चिकन को। उसमें हमने अनियन, टमाटो और ये सारे इंग्रेडिएंट्स। और अगर आप इससे भी जल्दी ये सैंडविच को बनाना चाहते हैं तो भले आप इस चिकन को मैरिनेट करके अपने गला के अपने फ्रिज में रख लें और उसके फौरी बाद, क्या ख्याल है आपको शाकिरा, यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा और डाल दूँ, देखिएगा।
हाँ ज़्यादा जाएगा थोड़ा। अच्छा जी, ये अब आप इसको डिप करेंगी ब्रेड क्रम्ब में? हाँ, ये मैं पहले पोटैटो के साथ इसको हम वो करें मिक्स। सही। इस तरह से इसको ओवरलैप कर लेंगे कि ये कवर हो जाए। सही। बहुत ज़्यादा भी मेरा ख्याल है कि इसको वैसे भी ऐसे बना के भी पूरा रखा जा सकता है, रख सकते हैं, फ्रीज कर दीजिए तो आप नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी जब आपको लगे फिर आपको रमज़ान में आसानी हो जाएगी, फौरी तौर पर मेहमान आ गए, कोई आ गया तो आप इसको डिप करके फौरी से फ्राई कर लेंगे तो आपका दस्तरखान की रौनक में इजाफा हो जाएगा। और अगर आप पोटैटो भी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे बाज़ लोग बहुत हेल्दी कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के हिसाब से कि जो डाइट पे भी होते हैं, तो आप सिर्फ अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि आपने इसको पोटैटो लगा दिया, इसके बाद इसे किस में डिप करना है? इसमें हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स में करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ कि टाइम हमारे पास कम होता है। सही। पहले ब्रेड क्रम या पहले एग आई थिंक सो। चलें, बाकी हम फिर ब्रेड क्रम्स और उसके साथ करते हैं। सही। तो नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, किचन में काम करने का मुझे शौक़ है। मैं मतलब वैसे ही नहीं आप लोगों को रेसिपीज़ बता रही और शेफ़ जो भी आते हैं उनकी हेल्प कराती हूँ प्रॉपर, ताकि टाइम भी बचे और कुछ मैं भी मज़ीद सुगड़ हो जाऊँ। क्या ख्याल है शाकिरा, सही कर रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सारी चीज़ें हम अच्छा जी, इसको पहले एग भी नहीं करना था? कर दिया मैंने। अच्छा, कर दिया आपने। चलिए, आप जल्दी जल्दी बना लें, मैं इसको कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये अभी हमने ये एग में इसको डिप किया, उसके बाद जी बिल्कुल 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 प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ रही है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा क्विकली करें ताकि लोगों को दूसरी रेसिपी भी समझने का मौका मिल जाए। की तरफ आ जाते हैं, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। इसको भी छोड़ दें, मैं पूरा बोर्ड इसको उठा लेंगे, आप दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाइए। अच्छा, ये टोर्टिलाज है। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, ये हम लोग मैंने वैसे ये नाम बिल्कुल पहली दफ़ा सुना है, ये जो दूसरी वाली रेसिपी है ना आपकी क्वेस्टेलास, ये मैंने पहले इससे नाम नहीं सुना। मुझे लग रहा है बड़ी यूनिक सी रेसिपी होगी। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने चिकन लेना है। अगेन चिकन को आपने क्यूब्स फॉर्म में काट लेना है। अब दोबारा से हम जो है डालडा घी का इस्तेमाल करेंगे। मैं ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आप करेंगे। इसको मैं बंद कर दूँ वरना ये जल जाएंगे। उसमें हम ले रहे हैं टिक्का मसाला। जी। अच्छा, टाइम वैसे काफ़ी कम है। ये जनाब अभी हम गोल्डन हो जाएंगे तो इसको हम उतार लेंगे। इसी को कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि शाकिरा दूसरी जो डिश है क्वेस्टेलास कर लेंगे फिर। ये कल हम अगर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, एक ब्रेक पे भी हमें जाने का कहा जा रहा है। अगर उस दौरान ये डिश कुछ हद तक बन गई, 2-3 मिनट है। वैसे तसल्ली से समझाना ज़्यादा बेहतर है, तो मेरा ख्याल है पूरा टाइम हम लेते हैं, कल ही बता देंगे। आज हम यही बना लेते हैं, ये जो आपने सैंडविच बनाए हैं स्ट्रिप्स के साथ, चिकन स्ट्रिप्स के साथ। चलिए, ये देखिए, अफ्तार में जब तक फ्राइड आइटम्स ढेर सारी ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने कनौर के जो केचप्स हैं, सॉसेस हैं, वो बिल्कुल रेडी रखे होते हैं कि अभी अफ्तार का सायरन बजेगा और हम फौरी से खजूर से रोज़ा अफ्तार करने के बाद बढ़ेंगे इन फ्राइड आइटम्स की तरफ। और यही असल मज़ा भी है, रमज़ान का रौनक होती है। अच्छा, पकौड़ों के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं, बिल्कुल मज़ा जब तक पकौड़े ना हो तो बिल्कुल दिल लगता ही नहीं है कि हाँ वाकई आपने बिल्कुल इफ्तार किया। ख़वातीन की तारीफ़ भी बहुत होती है फिर घर में, जब अफ्तार अच्छा हो, दस्तरखान पे रौनक हो, बहुत सारी डिशेस हो, वैरायटी हो। और जिस दिन अफ्तार अच्छा ना हो, उस दिन बस फिर पता चल रहा होता है शक्लें देख के कि आज कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो फिर मेरे जैसी ख़वातीन बोलती है नमाज मेरा ख्याल है टाइम हो गया, पढ़नी चाहिए जाके। चले, अच्छा वैसे तो खैर मैं तो ये कहूँगी कि ख़वातीन को जनाब अच्छा खाना बनाएं तो तारीफ़ करें, और खाना अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल अच्छे से अंदाज में बताएं भी कि ये चीज़ कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन रोज़े में, गर्मी में ख़वातीन का जनाब ये हौसला है कि वो स्टोव के आगे, हीट के आगे खड़े होकर
तो आपके लिए बनाती हैं और आप लोगों को सर्व करती हैं, तो मर्द हजरात, बच्चे बड़े, सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पॉजिटिविटी फैलाएं आप रमज़ान में। जी, अभी हम लोगों के स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी होने वाले। शाकिरा इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे और सर्व हम कर देंगे इसके अंदर। जी सही। चले एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम फौरी से दिखा देंगे कि हमारी स्ट्रिप्स ये जो हैं चिकन की, इनको जब हमने फ्राई कर लिया तो इनकी शक्ल क्या थी। और हमारी चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और हमने आज क्वेस्टिलास इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। मुझे खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है कि कैसी डिश है, बड़ा यूनिक सा नाम है, तो मैं चाहती तसल्ली से आपको बताया जाए। टाइम की कुछ कमी थी, इसलिए आज हमने चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स को फटाफट रेडी किया है और अभी हमने सर्व भी कर दिया है। कैमरामैन आप दिखा दें कि आप इसको मेयो के साथ या फिर केचप के साथ अपने घर पे बिल्कुल ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, डालडा कुकिंग ऑयल में हमने बनाई है। रमज़ान की बरकतें हैं और डालडा की वजह से ये रौनकें हैं, तो आपको लाजमी इसको घर पर ट्राई करना है। जो हमें देख रहा है बहुत इजी थी, आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। मुझे और शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। माह सयाम को नज़ूल कुरान का महीना कहें या आका का महीना, मुसलमान इस मुबारक माह में रब को राजी करके जन्नत की तरफ गामजन होते हैं, मगर अब भी कुछ लोग हम में ऐसे मौजूद हैं जो माह सयाम का एहतराम नहीं करते हैं और उसमें गफलत का मुजाहिरा करते हैं। आज आलिम के बोल में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर यकीनन देखते रहते होते हैं, दीनी और समाजी खिदमत में पेश नज़र आते हैं। दावत इस्लामी के मरकज़ी शूरा के अहम रुकन हैं, CEO हैं मदनी टेलीविज़न और FGRF के। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि पहली बार किसी न्यूज़ चैनल को उन्होंने टाइम दिया है। मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अत्तारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो माह रमज़ान की फजीलत के हवाले से बताइएगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप बताएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसा होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने कर दिया है और वाकई एक मुसलमान के लिए रोल मॉडल तो हमारे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और उन्हीं के सदक़े हमें रमज़ान मिला है। और रमज़ान की अहमियत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते सारा साल ही रमज़ान हो। तो इसी से समझ जाएं कि रमज़ान की अहमियत क्या है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक जगह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह करीम को इस उम्मत को अज़ाब देना होता तो इस उम्मत को सूरह इखलास और रमज़ान अता ना फरमाता। तो ये तो अज़ाब से बचाने के लिए आया महीना। अच्छा, अब जाहिर है कि हम देखते ही देखते आधा रमज़ान तो गुजर गया है। थोड़ा अर्सा पहले हम सोच रहे थे कब रमज़ान का चांद नज़र आएगा और अभी देखते ही देखते आधा रमज़ान चला गया। तो हमें एक्चुअली पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम रमज़ान कैसे गुजारते, ताकि हम उनके फुट स्टेप को फॉलो करके हम भी रमज़ान की बरकतें हासिल करें। तो मैं चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ और जाहिर है कि घर की खबर तो घर वाले ही देंगे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रमज़ान आता तो अपने बिस्तर पर कम तशरीफ़ लाते और इबादत पर कमर बस्ता हो जाते और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक रंग जो है, रंग मुबारक वो चेंज हो जाता था, जर्द हो जाता था खौफ खुदा की वजह से, और आप खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं किया करते। तो अब हमने चेक करना है कि हम ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। लोग रमज़ान में देखा ये जाता है ज़्यादा आराम करते हैं और ज़्यादा खाते हैं, हालांकि रमज़ान कम खाने, कम सोने, बल्कि कम बोलने के लिए आए। कहते हैं ना कलीलुल कलाम, कलीलुल मनाम, कलीलुल ताम। ये तीन चीज़ें अगर हासिल हो जाएं तो फिर बंदे का दिल इबादत में लगना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह करे कि हम नबी पाक की इस अदा को अदा करें कि हम खूब दुआएं करें, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ें खूब। अच्छा, फिर उसके बाद एक और नबी पाक का अंदाज़ क्या होता था कि रमज़ान में जिब्रील अमीन प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आते, तो प्यारे आका जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया करते। तो मेरी ये भी गुजारिश है आपके व्यूवर्स से, आपके तवस्सुल से, कि खूब तिलावत कुरान करें। और रमज़ान तो है भी नुज़ूल कुरान का महीना ना। अच्छा, एक और ट्रेंड हो गया है, 3 रोज़ा तरावी, 6 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि 6 रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद अब जनाब तरावी से जान छूट गई है, छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं है। तरावी पूरा महीना पढ़नी होगी और ख़ास तौर पर तिलावत कुरान इस महीने में करना है। और नबी पाक का एक और ख़ूबसूरत अंदाज़ कि साहबा कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर सखी तो कोई नहीं, लेकिन जब रमज़ान आता ना शाह साहब, तो साहबा फरमाते हैं कि नबी पाक का दरियाए सखावत ऐसे जोश में आ जाता जैसे तेज़ आंधी चलती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो
हमें ये सीखने को मिल रहा है कि माह रमज़ान सखावत का महीना है, हमें इसमें खूब अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। गरीबों की देखें इस वक्त जो टफ़ टाइम है, ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जो महंगाई ने मुसलमानों की कमर तोड़ के रख दी है, लोग बेचारे अब लगता है कि फ़्रूट की दुकान पर जाकर रेट पूछकर वापस आ जाते होंगे। शायद जिनके घरों में पिछले साल दस्तरखान पर फ्रूट और अच्छी खजूरें होती होंगी, हो सकता है वो भी बेचारे पानी से इफ्तार करते हों। हमारे दस्तरखान चूँकि वसी होते हैं तो हमें बाज़ औक़ात गरीबों का एहसास वैसा नहीं होता। उनके बच्चे भी हो सकता है कहते हो कि अबू हमें इफ्तार में ये खाना है या सहरी में ये खाना है, तो वो ना खा सकते हों। तो दिस इज़ द टाइम टू हेल्प आउट। तो ये नबी पाक की जो सखावत वाला हमारा अमल है ना, अल्लाह करे कि इस महीने में हम ज़कात के अलावा भी, ज़कात तो पूरी अदा करें मगर इसके अलावा भी अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। बाज़ औक़ात हुज़ूर होता ये है कि जब हम खर्च करते हैं ना तो शैतान दिल में वसवसे डालता है कि यार पैसे कम हो जाएंगे, मेरी तो सैलरी इतनी है, मेरी सेविंग इतनी है। तो मैंने अभी आपसे पहले भी मैं फैसल कुरैशी भाई के प्रोग्राम में एक जुमला कहा था कि एक दुनिया का कैलकुलेटर है जो बताता है कि 1 लाख रुपए में से 2,500 ज़कात दोगे तो 97,500 रह जाएंगे, कम हो जाएंगे 2,500। और एक रहमत का कैलकुलेटर है, वो मल्टीप्लाई करके देता है और वो दुनिया देख रही है। यानी मैं, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, शाह साहब का भी होगा, हमें देखने को मिलता सारी है। दुनिया जिसने अल्लाह की राह में खर्च करना है उसका मल्टीप्लाई होना ही होना है। आप ये नोट कर लें, किसी से भी पूछ लें कि ज़कात पूरी दी थी पिछले साल, इस बार बताओ कम दी है ज़्यादा दी है, बताएगा ज़्यादा दी है। तो ज़कात ज़्यादा होने का क्या मतलब है? पैसे ज़्यादा हो गए, वेल्थ ज़्यादा हुई ना। तो ये डेफिनेटली, अच्छा नबी पाक का वैसे तो हर फरमान हक है, इसमें तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और फिर अगर आप किसी दुखियारे की मदद कर रहे होते हैं ना, और जब उसके दिल से दुआ निकलती है तो वो तो बड़े बड़े मुसीबतें टाल देती है, बड़े बेड़े पार लगा देती है। तो हमें इस महीने में हुकूकुल इबाद का ख्याल भी रखना है, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना है, सखावत करनी है। अच्छा, इसमें एक और मशवरा दे देता हूँ। हमारे पीरो मुर्शिद मौलाना मोहम्मद रियाज सत्तार कादरी साहब बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी फसाहत और बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी से नवाजा है। आप बड़े प्यारे मशवरे भी अता फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि ठीक है हम रोड पर इफ्तार कराते हैं, हम मस्जिदों में इफ्तार कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो घरों में बैठे हैं, जो रोड पे आके इफ्तार नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश हैं, अच्छा इसमें हमारी बहनें हैं, हो सकता है उसका घर का मर्द तो रोड पे आके या मस्जिद में आके इफ्तार कर लेगा, वो बहनें कहाँ से खाएंगी वो वाला खाना, वो इफ्तार में वो चीज़ें कैसे खाएंगी? तो आपने फरमाया इससे ज़्यादा बेहतर ये कि इफ्तार का सामान बनाएं और दरवाजा खटखटाएं और दरवाजे पे रख के आ जाएं, उसको पता भी नहीं चले कौन देकर गया है, ताकि उसकी जो उसकी आंखों में जो शर्मिंदगी है वो भी ना आए और वो बेचारे अपने घर में अच्छा इफ्तार कर लें, अच्छी सहरी कर लें। तो अल्लाह करे कि ये ख्याल हमारे दिलों में। अतारी साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं यौम फुरकान के हवाले से भी बात करूँगा कि जो बर्दाश्त का एलिमेंट है, हम देखते हैं कि रोज़ा जब लोग रखते हैं तो उसके बाद उनकी बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत कम हो जाता है। तो इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। देखिए, हम शायद ये समझते हैं कि भूखा प्यासा रहना ही रोज़ा है। यकीनन खाने पीने से रुकना भी रोज़ा है, मगर आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है और हाथ का भी रोज़ा है। पेट भूखा है और हाथ गुनाह कर रहे हैं, ज़बान डांट रही है, ज़बान लड़ रही है, आंखें हराम देख रही हैं, कान हराम सुन रहे हैं, तो अहादीस में मजमून मिलता है कि फिर ऐसा बंदे के भूखे प्यासे रहने की रब को कोई हाजत नहीं है। अब जनाब आपकी ज़बान का रोज़ा नहीं है, अच्छा ख़ास तौर पे जब असर का वक्त होता है, हम में नकाहत तारी हो जाती है। अब हमें रोडों पे बाजू का झगड़े नजर आते हैं, ट्रैफिक कोई सिग्नल तोड़ दे या हमारे आगे से गुजर जाए, तो यही तो वक्त है सब्र करने का। लेकिन यहाँ मैं ये भी मशवरा दूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो बेचारे हाइपर हो जाते हैं, तो हमें तो जवाब नहीं देना चाहिए ना। हम समझ रहे हैं उसने रोज़ा रखा है, कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कुछ लोगों को शुगर की वजह से, कुछ लोगों की कुछ एडिक्शंस होती हैं कि वो एडिक्शंस पूरी नहीं हो रही तो वो रोज़ा नहीं रख पाते, तो रोज़े में उसको मुश्किल हो रही होती है। तो अगर कोई मुसलमान गुस्से में आ भी गया है ना, तो दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें। ये भी तो नबी पाक का तरीका है ना, दिल बड़ा रखें और यकीन करें माफ़ करने से अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है। तो झगड़ा ना करें रोज़े में। अब अतारी साहब, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है और आज रात यौम फुरकान भी आता है। पहली इस्लामी जंग जो है वो आज हुई थी, जिसमें फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की गई थी। तो इस जंग से हमारे लिए क्या पैगाम है, क्या पैगाम पोशीदा है इस जंग में? देखिए, दैट वाज वन ऑफ द अमेजिंग हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इस्लाम, क्योंकि ये 2 सने हिजरी को हुआ। अभी मुसलमान गए ही थे मदीने और कुछ ज़्यादा तादाद नहीं थी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, यानी 313 अफराद बदर के मैदान में मौजूद थे। और गैर मुस्लिमों को पता है प्लान क्या था कि एक ही बारी में सबको मार देना है तो इस्लाम ही खत्म हो जाएगा, दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। तो उन्होंने बड़ी खतरनाक प्रिपरेशन की थी और दैट वाज डिसाइडर, इसीलिए उसको यौमुल फुरकान कहा। फर्क कर दिया कुफर और हक और बातिल के दरमियान, फ़र्क कर दिया। अच्छा, फिर जो कमाल की बात थी ना कि उस रात जो नबी पाक की जो शाह साहब आपने भी पढ़ा होगा हिस्टोरिकल दुआ थी, शबे बदर,
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह अगर ये तेरे बंदे दुनिया में ना रहे तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा, फिर दुनिया में कोई मुसलमान नहीं बचेगा, या अल्लाह तूने मदद फरमानी है। और इतना नबी पाक रिक्कत के साथ वो दुआ की कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कांधों पर जो चादर थी ना वो नीचे तशरीफ ले आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए और नबी पाक को वो चादर उड़ाकर सीने से लगाया और कहा हुजूर आप जो है वो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा, आपसे वादा ज़रूर पूरा फरमाएगा। और फिर अल्लाह की रहमत ऐसी आई कि 313 थे, सामने 1000 साढ़े 900 का लश्कर था। बड़े खूबसूरत अशार हैं, मैं चाहता हूँ वो ईमान ताज़ा करने वाले हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो 313 है, सामने ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है। दूसरे नंबर पर सामान भी नहीं था उनके पास, जो है वो हाँ लड़ने के लिए 2 घोड़े हैं, ठीक है, 8 तलवारें या शमशीरें हैं, वो भी टूटी हुई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ऊंट भी थोड़े ही हैं और उनके पास 100 बर्क रफ्तार घोड़े थे, 100 जंगजू जिर्रा पोश थे, 600 के करीब ऊंट थे। कंपैरेटिवली हर चीज़ उनसे ज़्यादा थी। आज भी बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं ना कि यार हम मुसलमानों के पास थोड़ी सी ताकत है, जनाब सामने बहुत बड़ी ताकत है, हमारा क्या बनेगा। तो बदर वाला ईमान आ जाए ना सर। और तो आज बच्चे उनके बताइए अबू जहल को जिन्होंने जो उनका सरदार था उसको जहन्नम रसीद जिन्होंने किया, वो 2 बच्चे थे और उन 2 बच्चों ने क्या कहा था कि बस हमें बता दें वो कहाँ है जो नबी पाक को गालियां देता है, हम उसको जो है ना वासिले जहन्नम करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया, वो जज्बा ऐसा था। तो शायर लिखते हैं, बड़े कमाल के अशार हैं जो ईमान को ताज़ा करते हैं। वो कहते हैं थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तीगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था खुदाए पाक पर लौलाक वाले पर। ये लश्कर दुनिया भर से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफ़ा लौलाक वाला। सुभान अल्लाह। तो ये वो एक्चुअली वो जो एंथुसियाज्म था ना, वो जो ईमान की ताकत थी। और फिर तो क्या हुआ कि उसके जब 313 के सामने फरिश्तों की फिर मदद आ गई और फिर मुसलमानों को फतेह मुबीन नसीब। कादरी साहब, बस लास्ट में बस मिनट है, मैं चाहूंगा कि फैज़ान मदीना में एतकाफ के हवाले से जो बंदोबस्त किया गया है उस हवाले से हमारे नाजरीन को बताएं कुछ। जी, बहुत इस वक्त तो एक यूनिक समा है दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। 6000 से ज़्यादा लोग इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों से और पाकिस्तान के सैकड़ों शहरों से एतकाफ के लिए आए हुए हैं। और पूरे महीने के लिए इसलिए आए हुए हैं कि पूरे महीने में वो एतकाफ के दरमियान तरबियत ले रहे हैं। वहाँ उनकी अखलाकी तरबियत हो रही है, उनको नमाज, कुरान और दीन की बहुत सारी बातें सिखाई जा रही हैं। और इस वक्त उनकी सहरी इफ्तारी का इंतजाम भी हो रहा है। आखिरी अशरे में तादाद बढ़ जाती है। सिर्फ फैज़ान मदीना में सहरी इफ्तारी का जो हमारा बजट है तकरीबन 9 करोड़ रुपए है अल्लाह की रहमत से। आप हिसाब कर ले, 6000 लोगों को रोज इफ्तार कराने 25 लाख रुपए की सहरी इफ्तारी रोज हो रही है। आखिरी अशरे में तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपके तवस्सुल से आपके नाज़रीन को एक बात जरूर कहूंगा, एक इफ्तार फैज़ान मदीना में आकर करें, आपको एक तो हरमैन तैयबैन की याद ताज़ा होगी और जो मंजर है वहाँ दुआओं का, जो इल्तिजाओं का, इफ्तार से कबल जो रिक्कत अंगेज दुआ है, नहीं आ सकते तो ये मंजर आप मदनी चैनल पर भी देख सकते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी बता दीजिएगा। साथ साथ मैं चाहूंगा कि आपकी ये इमदाद कौन लोग कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी चाह रहे हैं इसमें अपना हिस्सा डालना, वो कैसे डाल सकते हैं? FGR और जैसे दावत इस्लामी के हवाले से भी, जैसे दावत इस्लामी का जो शोबा है FGRF, वो अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रहा है, तुर्की और शाम के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। हमने कराची में एक मदनी क्लिनिक शुरू कर दिया है, मजीद उसकी ब्रांचेस बनाने जा रहे हैं। हम यतीम खाना चला रहे हैं, अल्लाह की रहमत से माजूर बच्चों के सेंटर चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में शजरकारी कर रहे हैं। तो जो भी दावत इस्लामी के साथ या FGRF के साथ इमदाद कर, थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें हम दे रहे हैं। तो जो भी इस तरह के कामों में, नेकी की कामों में ताउन करना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर्स भी उम्मीद है आपकी स्क्रीन पर होंगे, वरना हमारे किसी भी मरकज़ पर आकर वो इमदाद कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस हैं दावत इस्लामी के, मदनी चैनल के, वहाँ भी अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। एयरलाइन में माशाल्लाह, एमिरेट्स एयरलाइन में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं माशाल्लाह। जी, एमिरेट्स एयरलाइन वालों ने, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स लिए थे। अब भी मेरा बयान जो है नूर रमज़ान जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन में, ताकि लोग रमज़ान में जो ट्रैवल करें तो वो देखें। तो चलें, आपके व्यूअर्स भी अगर मक्के मदीने जा रहे हैं या दुनिया में कहीं जा रहे हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन में नूर रमज़ान प्रोग्राम वहाँ भी देख सकते हैं। बड़ी तकलीफ में पाकिस्तान में जाऊँ, आखिर में कुछ आप दुआ कर दें पाकिस्तान की सलामती के लिए। तकलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, मुबारक घड़ियाँ हैं, मुबारक दिन है, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह बिलखुसूस हमारे वतन अजीज़ पर खैर फरमा। अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। बड़ा कठिन वक्त आया है मौला, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अल्लाह हमारे वतन की मईशत को सहारा अता फरमा, हमें मुखलिस हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह दुश्मनों की मैली नज़र से हमारे वतन को महफूज फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है मौला, सबकी गैब से मदद फरमा। जितने बीमार हैं
है उनको शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं और बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या। बहुत शुक्रिया अब्दुल सर, आपके लिए मैं एक तोहफा भी लाया हूँ, इंशाल्लाह वो आपको पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंग्लिश तर्जमा हम आपको देंगे और आपके तवस्सुल से आपके नाजरीन को भी हम दावत देंगे कि ये कुरान पाक का तर्जमा जो है वो जरूर पढ़ें। भाई साहब आप टाइम निकालते रहें, हमारे लिए बिल्कुल टाइम निकालते। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, आपने वक्त दिया, और मोहम्मद अली शाह साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।